हेलो एवरीवन, वेलकम आवर चैनल पर्सनल ट्यूटर। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं क्लास 7 के चैप्टर हमारी बदलती पृथ्वी के भूकंप टॉपिक के बारे में। ठीक है, आज हम जानेंगे भूकंप की क्या प्रोसेस होती है और ये हमें कैसे नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, आज हम इसमें डिटेल डिस्कशन करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं। स्थलमंडल अनेक प्लेटों में विभाजित है जिन्हें स्थलीय मंडलीय प्लेट कहा जाता है। अब जो हमारा स्थल मंडल है यानी जहाँ हम रहते हैं वो विभिन्न प्रकार की प्लेटों से मिलकर बना है। ठीक है, और जिन्हें हम स्थलीय मंडलीय प्लेट कहते हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि ये प्लेट हमेशा धीमी गति से चारों तरफ घूमती रहती हैं, प्रत्येक वर्ष केवल कुछ मिलीमीटर का लगभग। ठीक है, तो अब आपको ये जानकर काफ़ी आश्चर्य होगा कि जो प्लेटें हैं वो हम हमेशा धीमी गति से चारों तरफ घूमती रहती हैं, जो बहुत माइनर होता है और हमें समझ में नहीं आता है। पृथ्वी के अंदर पिघले हुए मैग्मा में होने वाली गति के कारण ऐसा होता है। अब ये क्यों होता है? क्योंकि जो पृथ्वी के अंदर पिघले हुए मैग्मा है, मतलब मैग्मा आपको मैं पिछले वीडियो में समझा चुकी हूँ कि क्या होता है। पिघली हुई को हम मैग्मा कहते हैं। तो मैग्मा में होने वाली गति यानी जब मैग्मा होता है उसमें जो गति होती है उसके कारण ही ये प्लेटें चारों तरफ घूमती हैं। पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ मैग्मा एक वृत्तीय रूप में घूमता है। अब जब जो पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ मैग्मा है वो एक वृत्तीय यानी सर्किल के फॉर्म में घूमता रहता है, जैसा कि क्रियाकलाप में दिखाया गया है। क्रियाकलाप है उसमें आप देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। प्लेट की इस गति के कारण पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन होता है। अब प्लेट की इसी गति के कारण पृथ्वी की जो सतह है उसमें परिवर्तन होते हैं। पृथ्वी की गति को उन बलों के आधार पर विभाजित किया गया है जिनके कारण गतियां उत्पन्न होती हैं। अब जो पृथ्वी की गति है उनको बलों के आधार पर विभाजित किया है जिनके कारण पृथ्वी पर गति उत्पन्न होती है। जो बल पृथ्वी की आंतरिक भाग में घटित होते हैं उन्हें अंतर्निहित बल कहा जाता है, एंडोजेनिक फोर्स कहा जाता है। ठीक है, जो बल अंदर घटित होते हैं मतलब अंदर हुई होते हैं उन्हें अंतर्जनित बल यानी इंडोजेनिक फोर्स कहा जाता है। जो बल पृथ्वी के सतह पर उत्पन्न होते हैं उन्हें बहिर्जनिक बल यानी एक्सोजेनिक फोर्स कहते हैं। ठीक है, समझ में आया? अंतर्निहित बल कभी आकस्मिक गति उत्पन्न करते हैं। अब जो अंतर्जनित बल हैं यानी जो अंदर घटित होते हैं, समझ में आया? अंदर वाले अंतर्जनित बल उसके कारण गति वो आकस्मिक गति यानी कभी कभी गति उत्पन्न करते हैं और कभी धीमी गति उत्पन्न करते हैं। भूकंप एवं ज्वालामुखी जैसे आकस्मिक गति के कारण पृथ्वी की सतह पर अत्यधिक हानि होती है। अब ये गति के कारण ही भूकंप और ज्वालामुखी जैसी आकस्मिक गतियां होती हैं जिसके कारण पृथ्वी पर अत्यधिक हानि होती है। अब पृथ्वी की थोड़ा गतियां समझते हैं। दो गतियां होती हैं, अंतर्निहित बल, बहिर्जनित बल। अंतर्निहित बल में आता है आकस्मिक बल और पलट विरूपण बल। आकस्मिक बल में क्या क्या आता है? भूकंप, ज्वालामुखी, भूसंकलन। और पटल विरूपण बल में क्या आता है? पर्वत निर्माणकारी बल। बहिर्जनित बल में आता है अपर्दन और निक्षेपण। इसमें क्या आता है? अपर्दन और निक्षेपण में नदी का बहता जल, पवन, समुद्री तरंग, हिमनद। ठीक है, यह है पृथ्वी की गतियाँ। आगे बढ़ते हैं। अब समझते हैं स्थलीय मंडलीय प्लेट के बारे में। भूपर्पटी में अनेक बड़ी एवं कुछ छोटी कठोर असमान आकार की प्लेटें होती हैं जिन्हें ही महाद्वीपीय एवं महासागरीय सतहें टिकी होती हैं। जिन पर महासागरीय और महाद्वीपीय जो सतहें होती हैं वो टिकी होती हैं उन्हें ही स्थल मंडलीय प्लेट कहा जाता है। समझ में आया? यह स्थल मंडलीय प्लेट की परिभाषा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ज्वालामुखी। अब ज्वालामुखी के बारे में पढ़ते हैं। ज्वालामुखी भूपर्पटी पर खुला एक ऐसा छिद्र होता है जिससे पिघले हुए पदार्थ अचानक निकलते हैं। यानी ज्वालामुखी में क्या होता है कि जो भूपर्पटी पर खुला हुआ एक भाग होता है जिसमें से जो पिघले हुए पदार्थ होते हैं वो अचानक ही निकल जाते हैं, उनका कोई सिग्नल नहीं होता कि वो निकल रहे हैं। ठीक है, आप एक ज्वालामुखी का डायग्राम दिया हुआ है, हम इससे समझेंगे कि एक ज्वालामुखी में जो सबसे ऊपर उसका मुख होता है हम उसे क्रेटर कहते हैं। जो नली होती है उसे निकास या वेंट कहा जाता है और जो
पिघली हुई पदार्थ निकलता है उसे लावा कहा जाता है। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। और इनमें से गैस व राखें भी निकलती हैं। इस प्रकार स्थलीय मंडलीय प्लेटों की गति करने पर पृथ्वी की सतह पर कंपन होता है। अब जब स्थलीय मंडलीय प्लेटें होती हैं वो जब गति करती हैं तो के गति के कारण ही सतह पर कंपन यानी जो अपना लेयर होता है उसमें कंपन होने लगता है, यानी थोड़ा सा वाइब्रेशन होता है। यह कंपन पृथ्वी के चारों ओर गति कर सकता है और जब ये कंपन होता है तो ये पृथ्वी के चारों ओर गति करने लगता है। इसी कंपन को हम भूकंप कहते हैं। तो भूकंप किसको कहते हैं? जब स्थलमंडलीय प्लेटों में गति होती है तो पृथ्वी की सतह पर कंपन होता है और इस कंपन के कारण पृथ्वी के चारों ओर गति होने लगती है और इसी कंपन को हम भूकंप कहते हैं। ठीक है, चित्र में हमने देख लिया भूपर्पटी के नीचे वह स्थान जहां कंपन आरंभ होता है उसे उद्गम केंद्र कहते हैं। यानी भूपर्पटी के नीचे जहां से जिस सेंटर से जिस पॉइंट से वो कंपन स्टार्ट होता है यानी आरंभ होता है, हम उसे उद्गम केंद्र कहते हैं। उद्गम केंद्र के भू सतह पर उनके निकटतम स्थान को अधिकेंद्र कहा जाता है। यानी उद्गम केंद्र है और उसके भू सतह पर उसके जो निकट का स्थान होता है उसे अधिकेंद्र कहते हैं। अधिकेंद्र से कंपन बाहर की ओर तरंगों के रूप में गमन करता है। यानी अब जब अधिकेंद्र हुआ, जहाँ पर अधिकेंद्र होता है वहाँ से जो कंपन होता है वो वेव के फॉर्म में, तरंगों के फॉर्म में गति करने लगता है। अधिकेंद्र के निकटतम भाग में सर्वाधिक हानि होती है और जो अधिकेंद्र होता है यानी जिस पॉइंट पे निकलता है उस पूरे उसके आसपास का जो एरिया होता है सबसे ज़्यादा हानि वहीं पर होती है। एवं अधिकेंद्र से दूरी बढ़ाने के साथ भूकंप की तीव्रता धीरे धीरे कम होने लगती है। यानी जहाँ पर हम न्यूज़ में अक्सर सुनते रहते हैं कि कहीं पर कोई भी XYZ जगह ले लेते हैं, वहाँ पर भूकंप आया तो उस XYZ जगह पर क्या हुआ कि जो वो XYZ क्या जगह हो गई, अधिकेंद्र कहलाया। ठीक है, अब उस अधिकेंद्र के चारों ओर उस भूकंप का एहसास होता है, यानी वहाँ से वो जो तरंगे होती हैं वो गमन करती हैं। अब जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे तो वो तरंगे का एहसास होना कम हो जाएगा। तो इसी को हम समझ रहे हैं कि दूरी बढ़ने के साथ भूकंप की तीव्रता धीरे धीरे कम होने लगती है। समझ में आया? ये है, आपको देखिए भूकंप की उत्पत्ति कैसे होती है। ये प्लेट सीमा है, ये अधिकेंद्र जहाँ पर आया है भूकंप और उसके चारों ओर का एरिया है। भूकंपी तरंगों की दिशाओं बाहर की ओर निकलती है। अब ये जो भूकंपी तरंगे होती हैं वो किस तरह बाहर निकल रही हैं। उद्गम केंद्र देखिए जहाँ पर से उद्गम होता है, जिस पॉइंट पर उद्गम, वह स्थान जहाँ भूकंप का उत्पन्न होता है। ठीक है, समझ में आया? आगे बढ़े। अब जानते हैं कुछ चीज़ों के बारे में कि भूकंपीय तरंगे 3 प्रकार की होती हैं। कितनी प्रकार की? 3 प्रकार की। PSL। P क्या होती है? P अथवा अनुदैर्ध्य तरंग होती है, S अनुप्रस्थ तरंग होती है और L पृष्ठीय तरंग होती है। इन तरंगों के गुणधर्म विश्वकोश से ज्ञात करने का प्रयास कीजिए। अभी जो इन तरंगे हैं आप इनके बारे में और सर्च करिएगा और समझिएगा कि ये तरंगे किस प्रकार से कितनी स्पीड से और सबसे पहले कौन सी तरंग पहुंचती है। ठीक है, कौन कौन सी तरंगे होती हैं 3 प्रकार की? PLS। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यद्यपि भूकंप की भविष्यवाणी संभव नहीं है, लेकिन हम पहले से तैयार तो हैं इसके प्रभाव को निश्चित रूप से किया जा सकता है। स्थानीय लोग कुछ समान तरीकों से भूकंप की संभावना का अनुमान लगा लेते हैं, जैसे जानवरों के व्यवहार का अध्ययन, तालाब में मछलियों की उत्तेजना और सांपों का धरातल पर आना। ठीक है, ये कुछ जो जीव होते हैं जो भूकंप को एहसास को पहले ही समझ सकते हैं। अब सांप एकदम धरती के नीचे रहता है, मतलब ज़मीन के नीचे होता है, तो जब उसको तरंगों का एहसास होता है तो वो धरातल पर आ जाते हैं। तो हम इससे अनुमान लगा सकते हैं कि शायद यहाँ पर भूकंप आने की संभावनाएं हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भूकंप का एक अध्ययन करते हैं कि
अब जानते हैं भूकंप के बचाव की तैयारी। अब भूकंप तो आएगा और हर किसी को इसके बारे में पहले से पता लगना थोड़ा पॉसिबल नहीं है। हम इससे अलर्ट रहते हैं, लेकिन ये एकदम से तो हम कहीं छोड़कर कोई जगह भाग नहीं सकते। तो हम इसकी कुछ तैयारियां कर सकते हैं। कैसे? भूकंप के दौरान कहाँ आश्रय लें, मतलब कहाँ रहें। सुरक्षित स्थान: रसोई के काउंटर या मेज के नीचे, दीवार के अंदरूनी कोने में। तो कहाँ कहाँ सुरक्षित रह सकते हैं? जो रसोई का काउंटर होता है जहाँ पर गैस रखते हैं उसके नीचे, या कोई भी टेबल हो उसके नीचे छुप जाएं। दीवार का जो कोना होता है, अपने आपके जो कमरे का कॉर्नर होगा, आप वहाँ पे खड़े हो सकते हैं। और इनसे दूर रहें। किससे? आग वाले स्थान से, चिमनी के आसपास तथा टूट सकने वाली खिड़कियों के और दर्पण एवं तस्वीरों के फ्रेम से। ठीक है। पहले से तैयार रहें। कैसे? अपने दोस्त एवं पारिवारिक सदस्यों के बीच जागरूकता फैलाएं और एवं आपदा का सामना विश्वास से करें। ठीक है। ये सारी चीज़ें हो गई भूकंप के बारे में। आई होप आपको भूकंप के बारे में समझ में आया होगा कि वो कैसे उत्पन्न होता है, और पृथ्वी के नीचे जो भूपर्पटी पे जो स्थलाकृत प्लेटें होती हैं वो परिवर्तन होता है उनमें। तो वो किस परिवर्तन के कारण कैसे भूकंप उत्पन्न होता है, उसमें कौन कौन सी तरंगें निकलती हैं। ठीक है। सब चीज़ क्लियर हुई होंगी। और इसके भूकंप आने के बाद इसमें से हम कैसे अपने खुद को बचाएं, वो सारी तैयारियों के बारे में भी यहाँ पे डिस्कस किया है हमने। आपको आई होप अच्छे समझ में आया होगा। थैंक यू।